नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। फतेहपुर में प्रियंका का रोड शो, बोली मोदी सरकार से हर तबका है परेशान। दरअसल दोस्तों, एक और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं, तो वहीं उनकी बहन और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रोड शो और नुक्कड़ सभा के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। फतेहपुर में प्रियंका ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार से जनता कितना त्रस्त है, खास तौर पर किसान परेशान है। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए अलग किसान बजट पेश करेगी। सांची बात के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर गई तो मुझे बताया गया कि वहां बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहां लोगों के घर गिराए गए और प्राचीन मंदिर गिराए गए हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। बनारस में मोदी किसी भी गाँव में नहीं गए। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे असलियत पता चलती है। इस सरकार से हर कोई परेशान है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर प्रियंका गांधी दमखम के साथ रोड शो कर रही हैं और फतेहपुर में प्रियंका का जब रोड शो निकला तो उमड़ बैठा जनसैलाब। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। लोकसभा चुनाव 2019, केरल के वायनाड से चुनाव लड़ना साबित हो सकता है गेम चेंजर और कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है जबरदस्त फायदा। दरअसल दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीदवारी जहां एक और उनकी पार्टी और आम कार्यकर्ताओं के बीच जोश पैदा करती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इससे बेहद बड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहले अल्पसंख्यकों को यह डर था कि वायनाड में कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके, लेकिन दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी का वायनाड से चुनाव लड़ना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जन सरोकार सभा, मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 से लेकर अब तक कम से कम 75 लोगों की मौत भूख से हुई है। मोदी सरकार में 1.1 करोड़ नौकरियां साल 2018 में ही खत्म हो गई। 33 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने से लूटे गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 56% आवंटित फंड सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च हुआ। 2015 तक इंदिरा आवास योजना में 74% दलितों को घर मिलने और 2017-18 तक यह आंकड़ा सिमट कर 0.2% रह गया। ये मुद्दे शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उठाए गए। पीपल्स एजेंडा यानी जन सरोकार की बात करने के लिए यहाँ देश भर से लोग इकट्ठा हुए थे। सैकड़ों सामाजिक संगठनों की अपील पर आए लोगों ने कामगारों, किसानों, दलितों और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस मंच पर पहुंची और उन्होंने जन सरोकार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने इशारों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। वार्धा में पीएम मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग सख्त, रिपोर्ट तलब। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के वार्धा में दिए चुनावी भाषण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ से रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस का आरोप है कि वार्धा में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर टिप्पणी की थी। मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी इसलिए वायनाड गए क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और क्षेत्र मुस्लिम बहुल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। आडवाणी से मिलने पहुंचे मुरली मनोहर जोशी, दोनों नेताओं का कटा है टिकट और लग रहे हैं इस वक्त बड़े कयास। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की शुक्रवार को मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं को इस चुनाव में भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर दोनों नाराजगी जता चुके हैं। दोनों नेताओं को पार्टी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के रवैये से खफा बताया जा रहा है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी शुक्रवार को आडवाणी से मिलने पहुंचे तो कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। आडवाणी से मुलाकात करने जोशी उनके घर पहुंचे। मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हुई, इसको लेकर इस दोनों नेताओं की ओर से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इस पर चर्चा न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि बीजेपी के भीतर भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी
ने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया है। आडवाणी ने टिकट कटने पर नाराजगी जताई कि ऐसा करने से पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे संपर्क भी नहीं किया। आडवाणी ने ब्लॉग लिखकर भी इशारे में जरूर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने अपने बयान में साफ तौर पर अपनी नाराजगी जताई है। आडवाणी गुजरात की गांधीनगर तो जोशी उत्तर प्रदेश की कानपुर सीट से सांसद हैं। तो दोस्तों ये बड़े दो दिग्गज नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी से साइड कर दिए गए हैं, इन दोनों ने की है मुलाकात और बड़े कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को बेहद बड़ा झटका। रुक करता है अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी की सेना विवाद, चुनाव आयोग ने सीएम योगी को चेताया, कहा बोलने से पहले सावधानी बरतें। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना को मोदी की सेना वाले बयान पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिदायत दी है। निर्वाचन आयोग ने सीएम योगी से कहा कि वह भविष्य में सेना का उल्लेख राजनीति और चुनावी औजार के रूप में ना करें। मोदी की सेना वाले बयान पर सीएम योगी की सफाई से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। आयोग ने कहा कि आइंदा अपने भाषण या बयान या फिर टीका टिप्पणी में सेना का जिक्र करते वक्त सावधानी बरतें। आपको बता दें कि योगी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और इसकी चुनाव आयोग से शिकायत कर दी थी। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल तक जवाब मांगा था। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक चुनावी सभा में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए भारतीय सेना को मोदी की सेना कहकर पुकारा था, जिसको विपक्ष ने सेना का अपमान बताया और यहां पर योगी आदित्यनाथ को मिल गया था चुनाव आयोग का नोटिस और अब उनको दे दी गई है चेतावनी कि बोलने से पहले सावधानी बरतें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। डिंपल यादव ने कन्नौज संसदीय सीट से किया नामांकन। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी व कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए यहां अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव, सांसद जया बच्चन और बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र मौजूद रहे। नामांकन के बाद डिंपल ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन होने के बाद जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए और अब ध्यान हटाने के लिए वह सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रही है। यह एक असफल सरकार है। इससे पहले अखिलेश और डिंपल समाजवादी रथ पर सवार होकर रोड शो करते हुए नामांकन करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि डिंपल सपा बसपा रालोद गठबंधन की उम्मीदवार हैं। कन्नौज संसदीय सीट पर डिंपल का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक से होगा और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी डिंपल और सुब्रत पाठक आमने सामने थे, जिसमें डिंपल यादव की जीत हुई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो दूसरी पार्टी को दे दे वोट। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दूसरी पार्टी को दे दे वोट अगर हमारा काम आपको अच्छा नहीं लगे तो। दरअसल दोस्तों अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने शनिवार को मतदाताओं को सलाह देते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो दूसरों को मौका देने में कोई दिक्कत नहीं है। नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि लोगों को पिछले 5 वर्षों में सरकार के कामकाज के आधार पर न्याय करना चाहिए। गडकरी ने एक खास चैनल से कहा कि देखिए, यह हमारे शासन की परीक्षा होगी। सत्तारूढ़ दल का विश्लेषण 5 वर्षों में उसके प्रदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो अन्य पार्टियों को मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि राजनीति सत्ता में आने के लिए है, मुझे लगता है कि राजनीति समाज के लिए है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने कभी जाति के आधार पर और परिवारवाद को लेकर राजनीति नहीं की है। उन्होंने कहा कि कई बार मैं लोगों से मजाक करते हुए कहता हूं कि मैं बीते 5 साल में जो कुछ भी किया है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं तो दूसरों को दे मौका और दूसरी पार्टी को दे डाले वोट। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदू कार्ड खेलने पर क्या चुनाव होने के बाद भी अयोग्य ठहराए जा सकते हैं पीएम मोदी? दोस्तों बेहद बड़ा सवाल इस वक्त बन गया है। अभी पिछले दिनों केरल हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 के उल्लंघन के मामले में केरल के एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया। इस उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीति में धर्म का तड़का लगाया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को यह नहीं बता सकता कि उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी धर्म के आधार पर लोगों का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ इसी तरह राजनीति में धर्म का तड़का लगाया था। उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में 1 अप्रैल को बीजेपी के प्रचार के दौरान अपने भाषण में हिंदू समेत कई इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। इस भाषण को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक
इस मुद्दे पर पीएम मोदी को चेतावनी तक जारी नहीं की है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।